कहते हैं ना कि मन के जीते जीते मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। आपकी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू किया? मैं कभी भी नहीं चाहती थी हेल्थ केयर प्रोफेशन में आना, ना मैंने कभी सोचा था इस चीज़ को लेके। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सैलरी इतनी अच्छी होना, 50,000 से भी ऊपर हो जाती है तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। कॉलेज से बाहर निकलती जैसे ही एग्ज़ाम पूरे हुए थे उसके बाद से मैंने नर्सिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। बट नॉर्सेट मेंस का जब एग्ज़ाम होना था ना, तो उससे कुछ टाइम पहले मैं बीमार हो गई, मुझे टाइफाइड हो गया था। मैंने बहुत मेहनत करी, कोशिश करी, बट नहीं हो पाया मेरा मेंस में। तो मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी ना कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। एक एग्ज़ाम ऐसे ख़राब हुआ था, मैं सेलेक्ट नहीं हो सकती या मेरे में काबिलियत पे सवाल उठ जाते हैं। मुझे नहीं पता था मेरी 1 लाख की सैलरी की जॉब लगी हुई है और मैं वहाँ पे 10-20 हज़ार में वहाँ पे काम कर रही हूँ। वो बहुत ऐसे करके दे देते सैलरी। HSSC में भी मेरा हो गया, अब उसमें भी इशू आया था। फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, मदर का क्या सपोर्ट रहा? मेरी मम्मी का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। अगर वो नहीं हमें पढ़ाती तो मैं आज जहाँ पे मैं हूँ आज मैं नहीं पहुँच पाती। वो सिंगल पेरेंट हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दुनिया बोलती है कि भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो इनकी माँ इनको कैसे पढ़ा रही है। अब मम्मी को क्या होता है, उनको तो अपना प्राउड फील होता है तो वो बताती हैं सबको, बट अब दुनिया तो उसको प्राउड की नज़र से नहीं देखती, वो तो जेलसी की नज़र से देखती है, सोचते हैं झूठ बोल रहे हैं। आज भी अपने पापा से 100 रुपए मांगने में शर्म आ रही है उसको, आती है। और उसको आप इस तरीके से अगर पीछे धकेल रहे हो तो आप तो समाज को पीछे धकेल रहे हो यार। हमें डिवाइड कर दिया गया है फीमेल और मेल की रिजर्वेशन पे, ठीक है। वो हमारे प्रोफेशन के लिए गलत होती जा रही है वो चीज़। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि किसी की कही हुई बात तुम्हें हर्ट ना कर सके। सो हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत, सभी का आभार, सभी का अभिनंदन। नर्सिंग अड्डा 24/7 पे मैं विवेक कुमार शर्मा आज आप लोगों के लिए बेहद खास कुछ लेकर आया हूँ। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो शख्स है, यकीन मानिएगा आप में से बहुत लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं और उनके बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आज है हमारे साथ वंशिका मैम, और मैम के बारे में मैं बता दूंगा बहुत सारी बातें। मैं मेरे मुंह से बताऊंगा तो थोड़ा सा ऑड लगेगा। तो सबसे पहले तो मैम कैसे हैं मैम, आप एक बार बता दीजिए। मैं बहुत अच्छी हूँ सर, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करा। और मेरा नाम है वंशिका शर्मा और अभी मैं KGMU लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। और सर ने आज मुझे अपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल मैम, मैं अगर शुरुआत करूँ मैम के बारे में बोलना तो शायद अगर सुबह से शुरू करूँ तो शाम तक हो जाए, इतनी तारीफ मैं कर सकता हूँ भाई। इंटेलिजेंसी की बात करूँ, अगर और भी अदर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो कम पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्यों ना, क्योंकि पॉडकास्ट मैम का है तो शुरुआत करते हैं मैम से। मैम आपकी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू किया, एक बार अपने सारे जो दर्शक हैं उनको बता दीजिए। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये नर्सिंग का ख्याल कहाँ से आया, सब चीज़ें कहाँ से हुई? देखिए सर, शुरुआत तो ये हुई थी कि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं नर्सिंग करूं। मैं कभी भी नहीं चाहती थी हेल्थ केयर प्रोफेशन में आना, ना मैंने कभी सोचा था इस चीज़ को लेके। मैं बनना चाहती थी रेडियो जॉकी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था रेडियो सुनना, ऐसे बातें करना। बट एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी जा रही थी और जिस कॉलेज से मैंने नर्सिंग करी है ना, वहीं उसी कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, वो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी नर्सिंग में। तो ऐसे ही कैजुअली बात हो गई मम्मी की, तो उन्होंने सैलरी बताई अपनी। तो मम्मी, अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सैलरी इतनी अच्छी होना, 50,000 से भी ऊपर हो जाती है तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो मम्मी बहुत फैसिनेट हो गई उस चीज़ को लेके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर सोच लिया कि मतलब मुझे भी अपने बच्चे को नर्सिंग करानी, क्योंकि मेरे पास मेडिकल था। अब मेडिकल मैंने इसलिए नहीं लिया था कि मुझे हेल्थ केयर में जाना था, मेडिकल मैंने इसलिए लिया था, मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद थी और मुझे मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे मैथ्स से पीछा छुड़ाना था, तो मैंने मेडिकल ले लिया था। तो बस ऐसे ही नर्सिंग में आ गई मैं। फिर मम्मी ने एग्ज़ाम वगैरह दिलाया और एडमिशन हो गया मेरा। तो फिर नर्सिंग कॉलेज में आ गई मैं। नर्सिंग के 4 साल पूरे होने वाले थे। अब जैसे जैसे नर्सिंग पूरी होने लगती है ना बच्चे को, अब मुझे उस टाइम इतनी टेंशन थी कि आगे मैं क्या करूँगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी या ऐसा कुछ। बट क्या हुआ कि मैं चाहती थी, मैंने सोचा था मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा प्राइवेट कॉलेज में या अपने ही कॉलेज में टीचिंग कर लूँगी। बट मेरी मम्मी ऐसा नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं करनी है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी कॉलेज से बाहर निकलती। जैसे ही एग्ज़ाम पूरे हुए थे उसके बाद से मैंने नर्सिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, नया नया नॉर्सेट प्री और मेंस आया था।
हमारे टाइम पे। मैंने वैसे तो ऑन पेपर तो 2022 में हमारी नर्सिंग पूरी हो गई, बट क्या होता है ना, हरियाणा में क्या होता है, नर्सिंग का सेशन बहुत लेट शुरू होता है, नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होता है तो वैसे ही एंड होता है। तो मार्च अप्रैल तक हमारा रिजल्ट आया था, फरवरी मार्च तक। तो वही होता है, वो ऑन पेपर तो 22 है, लेकिन वैसे वो 23 तक ही चली गई बात। फिर उस टाइम पे नोरसेट प्री और मेंस आया था, तो मैंने उस टाइम तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि पता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम ऐसे एग्ज़ाम्स दे रहे थे। तो नोरसेट प्री में तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, परसेंटाइल ठीक ठाक आ गए थे। बट नोरसेट मेंस का जब एग्ज़ाम होना था ना, तो उससे कुछ टाइम पहले मैं बीमार हो गई, मुझे टाइफाइड हो गया था। मैंने बहुत मेहनत करी, कोशिश करी, बट नहीं हो पाया मेरा मेंस में। तो मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी ना कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। एक ही एग्ज़ाम ऐसे ख़राब हुआ था, बट उसके बाद फिर मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स और दिए। UPUMS का एग्ज़ाम दिया था मैंने, फिर मैंने HSSC का एग्ज़ाम होता है, उससे पहले CET मैंने फाइनल ईयर में ही क्लियर कर लिया था। फिर KGMU का एग्ज़ाम भी हुआ, तो ये सब मैंने एग्ज़ाम दिए। बट UPUMS का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, तो उसमें एक मेल आती है हमारे पास मार्क्स की, मार्क्स का, वो फाइनल मार्क्स आने से पहले आता है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें मेरे 399 मार्क्स के लिए आ गए, मुझे बता दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे है। तो अब ठीक है, ठीक ठाक मार्क्स थे वो ऑलरेडी, तो लग रहा था कि हो जाएगा। बट क्या हुआ, फिर किसी बच्चे ने, मतलब लगाते ना ऑब्जेक्शन रेज कर देते गलत क्वेश्चन पे, तो किसी ने किए होंगे ना, तो मुझे कोई इतनी था कि मुझे करना है ऑब्जेक्शन रेज, किसी ने कर दिए, तो उसमें मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। बट वो इंक्रीज़ मार्क्स की मेल नहीं आई। फिर जैसे जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो PDF आता है। PDF क्या था, उस PDF में पता नहीं क्या इशू था, उसमें नाम सर्च किसी का भी नहीं हो रहा था, नाम, हाँ, उसमें नाम सर्च नहीं हुआ। मैंने पता नहीं किस किस से ट्राई कराया, नहीं हुआ। फिर अब पूरा PDF स्क्रॉल तो करके देखना, मैंने सोचा नहीं, तो मैंने देखा कि अपने मार्क्स हैं उनको देख लेती हूँ। अब 399 वाले तो बच्चे सिलेक्ट ही नहीं हुए जनरल कैटेगरी से, तो मैंने सोचा नहीं हुआ, हम हार मान के बैठ गए। फिर से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई, फिर मैंने कुछ नहीं किया, बहुत दिन तक मैंने पढ़ाई भी नहीं कर पाई मैं। लेकिन उसके बाद फिर उसका KGMU का एग्ज़ाम हुआ। KGMU का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट की मेल आती है हमारे पास, और एडमिट कार्ड जो हमारा मतलब अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह होते हैं, DV की जो अनाउंसमेंट होती है वो भी बाय मेल आती है। तो मैं ऐसे एक दिन मेल स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें KGMU की तरफ से मेल आनी थी, लेकिन UPUMS की तरफ से भी थी। उसमें उनके रजिस्ट्रार की तरफ से लास्ट नोटिस आया हुआ था कि आपको आना है तो आ जाओ, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि ऐसे थोड़ी होता है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने उनको रिप्लाई करा, पूछा, तो उसमें मेरी 119 रैंक आई हुई थी। तो अब फिर मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले क्यों नहीं आए। अब मुझे मेल्स ही नहीं पता ही नहीं था। तो ये बहुत बुरी आदत है कि हम मेल्स चेक नहीं करते डेली, और तब से मैंने गांठ बांध ली है कि अब मैं सुबह उठते ही मेल्स ज़रूर चेक करती हूँ। कितना अच्छा मैसेज है कि भैया आपको, ठीक है हम लोग 1000 काम करते हैं, हाँ, लेकिन हमको उन चीज़ों का तो ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल, जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे मेल, बहुत सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को आज भी मेल नहीं पता होता कि नहीं पता कैसे चेक करना है, क्या नहीं करना। मेल करना, मेल देखना, ये आदत डालनी चाहिए बच्चों को, ठीक है, स्पेशली जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ऐसा, क्योंकि पता है अब वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए इतनी थी। आपको मैं बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ था, मैं मतलब बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। अच्छा, एक बात अगर मैं बीच में इंटरप्ट करूँ कि UPUMS और KGMU क्या बढ़िया होता अगर दोनों में से? KGMU बढ़िया, मुझे KGMU ही आना था, यही तो बात है ना। तो एक लाइन बड़ी अच्छी याद आई कि मन का हो तो अच्छा, हाँ, और ना हो तो और भी ज्यादा अच्छा। समझ आया? मतलब बहुत सारे आप उस टाइम तो डिसअपॉइंट हो गए कि हाँ, यार मेरा नहीं हुआ, मैं सेलेक्ट नहीं हो सकती, या मेरे में काबिलियत पे सवाल उठ जाते हैं, हाँ, कि यार मेरी काबिलियत नहीं है, शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो सकती, या मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है, खूबी नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ बिल्कुल काम कर गई, बिल्कुल काम कर गई। इवन जब मैंने KGMU का फॉर्म फिल किया था, KGMU का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सुंदर है देखने में, वाइट कलर का, बिल्कुल पैलेस जैसा है। तो मैंने फॉर्म इसलिए फिल किया था कि बहुत सुंदर है, और मुझे जाना था वहाँ पे। मैंने मैनिफेस्ट करा था कि काश मैं यहाँ पे मेरा हो जाए, तो शायद हो सकता है उस टाइम पे UPUMS में अगर मेरा हो जाता तो मैं KGMU का एग्जाम भी नहीं देती, ऐसा भी हो सकता था। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि UPUMS का जब रिज़ल्ट आया तो मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी कि उसके बाद ना मैंने एक प्राइवेट कोचिंग थी जो GNM के बच्चों को पढ़ाती, मैंने वो ज्वाइन कर ली थी। आप मानोगे नहीं, वहाँ पे बहुत कम सैलरी मिलती थी, बट मुझे नहीं पता था मेरी 1 लाख की सैलरी की जॉब लगी हुई है, और मैं वहाँ पे 10-20 हज़ार में वहाँ पे काम कर रही हूँ, वो भी वो बहुत ऐसे करके दे देते सैलरी। तो नहीं पता चलता किस्मत का ना, कब चमक जाए और कब नहीं। उसके बाद फिर KGMU का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ की DV वगैरह हो गई। फिर HSSC का एग्ज़ाम होना था,
तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो ही चुका था, बस वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो HSSC में भी मेरा हो गया। अब उसमें भी इशू आया था, मेरे साथ हर जगह पे थोड़ा थोड़ा ऐसे होता रहा है। HSSC में क्या हुआ, मैंने EWS फर्स्ट टाइम मैंने कोई कैटेगरी से फॉर्म फिल करा था, बट वो EWS हमारे हरियाणा में क्या होता है, नौकरी पहले तो मिलती नहीं है, और मिल जाती है तो बच्चे केस कर देते हैं। वो नौकरी पता नहीं लेना ही नहीं चाहते क्या, तो क्या करा उन्होंने, केस कर दिया। अब उसमें ये था कि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हुए थे, कुछ ऐसा सिस्टम था, तो वो मेरा रिजल्ट होल्ड कर लिया गया, रिजल्ट ही नहीं दिया। ठीक है, अब हर कोई ये चाहता है, पेरेंट्स भी मेरे ये चाहते थे कि घर के घर में हो जाए नौकरी, तो इससे अच्छा क्या है। तो क्या हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, अच्छा बहुत अच्छा, हाँ एक्सप्लोर करूँ। ठीक है, तो ऐसा था। फिर क्या हुआ, अब मैं तो खुश थी, मेरा तो KJMU ऑलरेडी डन था, बट फिर जब मैं KJMU में आ गई तो मेरे पास वहाँ से कॉल आया DGHS से, यहाँ पे चंडीगढ़ साइड से कॉल आया, पंचकुला से कॉल आया था कि आप आ जाओ, कल ही आ जाओ, आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले थे उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, मुझे बुलाया, तो मैंने कहा मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो बात ये थी कि अगर वो 5 मार्क्स नहीं भी ऐड करते तो मेरा नंबर आ रखा था, तो उन्होंने वो हटा दिया EWS और मुझे जनरल से ही कर दिया। अब वहाँ पे फिर मैंने एक्सटेंशन डालने की बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप छोड़ो और आ जाओ हमारे पास, लेकिन फिर मैंने चूज़ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे CHC पे जॉब मिल रही थी। और क्या है ना, हरियाणा में क्या प्रॉब्लम है कि जो नर्सेज़ हैं ना, उनको अभी ग्रुप C में रखा हुआ है, बट UP में ऐसा नहीं है, हम लोग ग्रुप B में आते हैं। वहाँ पे तो सैलरी, पोजीशन, सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने KJMU को ही चूज़ किया लास्ट में। एक मतलब थोड़ा सा हो सकता है इमोशनली सवाल हो जाए, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूँगा, मतलब फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, मदर का क्या सपोर्ट रहा, एक बार एक्सप्लोर, मतलब वैसे ना कि मतलब सबके दिल तक जाए कि यार मदर फादर का कितना सपोर्ट होता है। देखिए सर, सारी चीज़ें निकल के आए। क्या है ना, मेरी फैमिली में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी है, हम लोग 3 ही हमारी फैमिली है। तो मेरी मम्मी का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा, अगर वो नहीं हमें पढ़ाती तो मैं आज जहाँ पे मैं हूँ आज मैं नहीं पहुँच पाती। वो सिंगल पेरेंट हैं और वो एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो बहुत कम सैलरी है उनकी, बट उन्होंने हमें इतनी मेहनत करके पढ़ाया है ना, आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत दुख देखे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब आप जानते हो कि सोसाइटी बहुत सारी बातें बनाती है, खासकर जो सिंगल मदर्स होती हैं। अब हमारा बात ये होती है ना कि दुनिया बोलती है कि भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो इनकी माँ इनको कैसे पढ़ा रही है, सही बात है, कैसे पढ़ रही हैं ये लड़कियाँ। आप मानोगे नहीं, मैंने जब कॉलेज पूरा किया था उसके बाद सबने यही शुरू कर दिया था, आप मानोगे नहीं, 2nd 3rd में किसकी शादी कर दो, शादी कर दो। आप मानोगे नहीं, 19-20 साल का बच्चा क्या होता है, उस टाइम पे ही सबने ये बोलना शुरू कर दिया था, रिश्ते लाते थे, और आज उनमें से कोई रिश्ता नहीं लाता। जब मेरी नौकरी लग गई आज उनमें से कोई रिश्ता नहीं लेकर आता। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ है मैं। हाँ, वो बिल्कुल, वो लड़ जाती हैं सबसे। आपको अभी अंदर से एकदम वैसा हो रहा होगा, लेकिन आप सोचो आपके लिए उन्होंने कितना किया, बहुत किया उन्होंने। आज वो नहीं होती, वो इस समाज के तानों से नहीं सुनती, अगर वो इन दुनिया की बातों को सुन लेती, शायद 19 साल में शादी कर देती, तो फिर नहीं होता, तो फिर शायद हो सकता था क्या, कभी नहीं हो सकता था। फिर जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की, तब एक एग्जाम नहीं क्लियर हुआ था, तब भी सबने यही बोला था, इससे नहीं होने वाला कुछ भी, ये कुछ भी नहीं कर सकती है, ये वो उन बच्चों में से नहीं है जिससे सरकारी नौकरी के पेपर निकल जाएं या कुछ हो जाए। और सबसे बड़ा जो दुनिया बोलती है क्या है, बन भी जाएगी तो क्या, नर्स तो बनेगी। अरे भाई, लेकिन अब वही लोग जब तनख्वाह सुनते हैं ना और जो चीज़ देखते हैं जो मैं करती हूँ, अब वो सब भौचक्के रह जाते हैं। आपको मैं बताऊँ, कोई बिलीव भी नहीं करता है कि इसकी सैलरी इतनी हो सकती है, कि 20-24 साल की उम्र में बच्चा इतना कैसे कमा लिया। हम तो आज इतने बूढ़े हो गए हैं, हमारी सैलरी अब तक कितनी है, ऐसे होता है, लोगों को बिलीव ही नहीं करते हैं वो। इवन गाँव में जो औरतें हैं उनके बच्चे अभी डॉक्टर हैं, अब शायद पहले स्टार्टिंग में उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, तो वो ये बोलती हैं कि हमारा लड़का तो डॉक्टर है, डॉक्टर की सैलरी कम है, नर्स की डॉक्टर की सैलरी इतनी कम है, नर्स की कैसे, तुम्हारी तो नर्स है। अब मम्मी उनको कैसे सफाई दे, मैंने कहा आपको क्यों देनी है सफाई, अब मैं क्या उनको सैलरी स्लिप दिखाऊंगी क्या गाँव में भर में जाके। मैंने कहा अब मम्मी को क्या होता है, उनको तो अपना प्राउड फील होता है, तो वो बताती हैं सबको, बट अब दुनिया तो उसको प्राउड की नज़र से नहीं देखती, वो तो जेलसी की नज़र से देखती है, सोचते झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये वो, बस यही सब चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी। साथ में मेरी छोटी बहन है, अभी उसको हम लॉ करा रहे हैं, मेरे फादर एडवोकेट थे, तो हम चाहते हैं और वो भी यही चाहते हैं कि वो उनके ही रास्ते पे चले।
तो उसका भी बहुत सपोर्ट रहा। मतलब कभी कभी मम्मी से झगड़ा हो जाता था, मम्मी से लड़ाइयाँ हो जाती थी, बट मेरी छोटी बहन है ना, उसने मुझे अनकंडीशनली सपोर्ट करा है। वो एक तरीके से मेरी बड़ी बहन बन के ही उसने काम करा है। बिल्कुल सही कहा। देखो मैम इमोशनल भी लग रही है मेरे को, लेकिन अच्छा एक लास्ट लाइन अगर बोलूँ, अगर माँ के लिए बोलना हो मैम तो क्या बोलोगे? बस माँ तो देवता समान है, उन जैसा तो कभी कोई बन ही नहीं सकता, ना ज़िंदगी में कोई आ सकता है दूसरा। मगर आज मैं बस यही बोलना चाहूँगी, अगर मैं कुछ भी हूँ ना तो उनकी वजह से हूँ। अगर उन्होंने उस टाइम पे हिम्मत छोड़ दी होती, शी वॉज 30, अराउंड 29-30, आजकल लोग शादियाँ भी नहीं करते उस उम्र में। जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी तो लोगों ने बहुत कहा कि शादी कर लो, इन लड़कियों को छोड़ दो, बेटियाँ ही तो हैं, लड़का तो है नहीं। बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी मेरे ही बच्चे हैं और मैं इनको पालूंगी जब तक मेरे अंदर दम है। आप मानोगे नहीं, वो अकेली औरत, उसने इतना सोशल प्रेशर झेला है, इतने ताने सुने हैं लोगों के, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली वही है। मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ तो उनका ही है, उनको ही श्रेय जाता है इस बात का पूरा। बहुत प्राउड फील कर रही होंगी मैम। हाँ, वो बहुत प्राउड फील करी। आज मैं उनको बता के आई हूँ कि मैं ऐसे जा रही हूँ, तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरा बच्चा इतना आगे जा रहा है। और वो सबको बता देती है पहले ही। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ बाद में बताना, अभी मत, लेकिन वो सबको बता देती है। मेरे को नहीं पता कि अभी जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो लोग इतना मोटिवेट होंगे नहीं होंगे, पर मेरे आप गूजबम्स देख सकते हो। मतलब मेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि यार आपके माँ बाप ने इतना सब कुछ किया है मैम अपने लिए, और अपन इतना तो कर सकते हैं कि 6 महीने की तैयारी करके शायद उनको सिलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल इतना तो कर सकते हैं ना भाई। 25 साल मान लो आपको किसी ने बड़ा किया, खिलाया पिलाया, समाज के इतने ताने सुने, सब कुछ किया, एक सिलेक्शन दे दे तो क्या हो जाए? बिल्कुल, है ना, कर सकते हैं ना इतना। बिल्कुल कर सकते हैं। आज मान लो आप अगर 6 महीने इंस्टाग्राम नहीं चलाओ, 6 महीने ये नहीं करो सब चीजें जो भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब यूथ जो कर रहा है, अगर नहीं करे तो बताओ क्या हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब मेरा भी वही था, मैं मेरा बताया भी, पहले भी बताया कि MBBS डॉक्टर बनना था, और मतलब उस टाइम एज छोटा रह गया, नहीं हो पाया। फिर घर वालों ने बोला स्टार्टिंग में कि नर्सिंग कर लो, तो स्टार्टिंग में नर्सिंग को मैं वार्ड बॉय समझता था। ये बहुत कॉमन मिथ है। लड़के हैं, लड़की, ये सबसे बड़ा मिथ है कि लड़की है तो नर्स कर सकती है, नर्स है वो, लेकिन लड़का नर्स नहीं है। वो ऐसे ही समझते हैं लोग, पता नहीं ये क्यों मिथ बना हुआ है। प्रोफेशन को ही मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया था लोगों ने। तो उसके बाद सेलेक्ट हुआ, 8 एग्जाम क्लियर कर लिए, उसके बाद सब मतलब अभी भी लोग बोलते हैं अरे यार क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। कोई नहीं मानता और कोई नहीं समझता। दुनिया का तो यही है, कुछ ना कुछ बोलेंगे वो। सबसे बड़ी बात ये है, अगर उनके पास पूरी नॉलेज नहीं है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो फिर भी गलत चीज़ बोलेंगे, लेकिन आपको डीमोटिवेट ज़रूर करेंगे। वो बिल्कुल नहीं आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं, वो इतनी सारी, उनको लोग बोलते हैं जो गाँव से, स्पेशली गाँव में क्या होता है, ये जो नर्सिंग का है ये इतना नहीं है। उनको लगता है कि क्या करती है नर्स, इंजेक्शन ही तो लगाती है, और लड़के तो नर्स नहीं हो सकते, या तो लड़का डॉक्टर होगा या वार्ड बॉय होगा। नर्स का कोई कैटेगराइजेशन नहीं है उनके दिमाग में, और ये काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से है। क्योंकि एक तो बहुत सारी चीज़ें गलत है कि नर्सिंग कॉलेजेस में बॉयज़ के लिए गवर्नमेंट में सीट्स नहीं होती, नॉर्सेट में 80-20 का रेशो आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको बढ़ावा दे देती है उस सोच को, है ना। तो नर्सिंग प्रोफेशन में मेरे को लगता है कि शायद ये भी हो सकता है ना कि यार लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक ना। अब मैं अपने साथ में देखती हूँ बहुत सारे लड़कों को जो बहुत मेहनत करते हैं, बट एक बराबरी का लेवल ही रख लो। 80% बहुत ज़्यादा है एज अ रिजर्वेशन। देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले के टाइम में लड़कियां ज़्यादा नर्सिंग करती थी, लड़के नर्सिंग नहीं करते थे। बट अभी वो लेवल आगे बढ़ चुका है, लड़के नर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, और तो फिर उस हिसाब से होनी चाहिए ना। अभी मैंने रिसेंटली भी देखा किसी और BHU में शायद, उसमें भी उन्होंने 80% रिजर्वेशन कर दिया। हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, आपको पता है, हम पीछे जाते जा रहे हैं। लड़कों ने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि ये इसलिए किया जा रहा है फॉर बेटर पेशेंट कंफर्ट एंड केयर। तो क्या दिखाना चाह रहे हो आप कि लड़के मेल नर्सेज अच्छे से पेशेंट कंफर्ट नहीं कर पा रहे, उनकी केयर नहीं कर पा रहे? ऐसा तो नहीं होता है। मैंने देखा है अपने साथ साथ। एक 25 साल का लड़का बेचारा बेरोजगार है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, जो आज भी अपने पापा से 100 रुपए मांगने में शर्म आती है, और उसको आप इस तरीके से अगर पीछे धकेल रहे हो तो आप तो समाज को पीछे धकेल रहे हो यार। नहीं, सबसे पता है समाज के इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को उठाना पड़ रहा है। आपको पता है, हमें डिवाइड कर दिया गया है फीमेल और मेल की रिजर्वेशन पे। ठीक है, वो हमारे प्रोफेशन के लिए गलत होती जा रही है वो चीज़। ठीक है, एक टाइम पे
मैं फीमेल हूँ, मुझे रिजर्वेशन का मज़ा उठाना चाहिए, अच्छा लगेगा मुझे रिजर्वेशन का। लेकिन बात ये नहीं है, अगर अपना हर कोई पर्सनल देख के चलने लग गया तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, बहुत पीछे चले जाएंगे। आप ये नहीं देख रहे हो कि कितना बैकवर्ड जा रहे हैं, और किसी प्रोफेशन में तो नहीं हो रहा ये कि 80-20 कर दो। किसी में देखा है आपने कि ऐसे कर दो? 80-20 के बारे में बिल्कुल नहीं, हटना तो चाहिए मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हटना चाहिए। मैं इस चीज़ को मैं भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन आपको पता है एक चीज़ बहुत गलत होती है। मैंने देखो, अब मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई ऐसा होगा, वो क्या लिख देते हैं 80-20 से हो गया तुम्हारा। अरे मैं आपको समझाती हूँ, मैंने आज तक किसी भी तरह की रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठाया। EWS एक बार लगाया था, उसमें वो हो गया, ठीक है। तो रिजर्वेशन का दुख मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये भी तो गलत है ना कि हर एक लड़की को या हर एक किसी भी जॉब पे जॉब कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसको ऐसे बोलना नहीं सही है। बिल्कुल। अब हमने तो नहीं बनाया ना सिस्टम, हाँ, वो तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आपस में ही लड़ते रहते हैं हम लोग। लड़कियां कहती है कि तुम लड़के हो और तुम ऐसे कर रहे हो, ब्लेम, लड़के हमें ब्लेम करते रहे। ऐसे नहीं होगा। देखो यूनिटी तो करनी हाँ, पड़ेगी। हमें मिलके साथ में आना पड़ेगा। सब चीजों को खत्म कर सकते हैं, यूनिटी से ही सब चीज खत्म होती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं चलेगा। एक और सवाल मेरा बहुत, मतलब जैसे मान लो अभी कोई बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो आपको देख रहे हैं, अगर इनको तैयारी करनी है, हाँ, तो क्या से पढ़े, कैसे तैयारी करे? क्योंकि अभी आप रिसेंटली, जैसे मैं तो क्या सारा दिन बताता रहता हूँ क्योंकि अब वो एक होता है ना कि एक पुराने आदमी सुन के बोर हो गए, तो हाँ, आप मतलब अगर आप एडवाइस दो तो क्या एडवाइस दो कि कैसे तैयारी करें, सिलेक्शन हो? मैं तो ये कहूँगी, सबसे पहले अगर आप कॉलेज में से ही स्टार्ट करना शुरू कर दो 3rd-4th ईयर से, तो बहुत बेस्ट रहेगा। हमारे अंदर तो इतनी अकल होती नहीं थी, लेकिन आप अभी स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए आगे जाके बेनिफिशियल रहेगा। अपनी जो बेसिक्स हैं उनको, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर दोगे, तो उसके साथ साथ अगर आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से कोचिंग ले रहे हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या जैसे भी, तो आप उससे स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो। उसके बाद कुछ जो हमारी बुक्स आती हैं उनसे तैयारी स्टार्ट कर दो। और अपना पता है, देखो मैं टाइम टेबल बनाने में ज़्यादा यकीन नहीं रखती हूँ। मैं नहीं मेरा तो डस्टबिन में चला जाता है, फॉलो होता है बस, नहीं हो पाता। लेकिन 1 जनवरी को बनता है टाइम टेबल। हाँ, रेजोल्यूशन लेंगे हम तो कि 1 जनवरी कल से जिम जाऊंगा, कल से ये करूंगा, लेकिन वो नहीं चलता 3 दिन है केवल। भाई टाइम टेबल देख लो, जो भी कहते हैं ना, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि सर टाइम टेबल बता दो, बेस्ट टाइम टेबल। सुन लीजिए, कभी टाइम टेबल नहीं बनाना है, और जो अगर कोई टाइम टेबल बना रहा है तो वो केवल और केवल कचरे में जाएगा 3 दिन बाद। हाँ, वो ये, अब किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी विल पावर है तो वो कर सकता है, वो तो मैं तो नहीं कर पाती थी। मैं सच में, मेरा सच में ही डस्टबिन में जाता था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैं पर्सनली कैसे पढ़ती थी, मैं क्या करती थी, मैंने एक पोर्शन ले लिया, टारगेट कर लिया कि आज या जितने भी दिन में मुझे इतना कवर करना है, तो मैं वो कवर कर लेती थी। और सबसे जो मेरी बहुत बुरी चीज़ है, मैं कभी भी ना ये नहीं कर सकती कि मैं 8 घंटे बैठ के ही पढ़ूंगी, मेरे से नहीं होता था। मेरा जब मन करता था तो मैं पूरा दिन भी पढ़ती थी, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि मैं उस दिन किताब भी उठाने का मेरा मन नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तो सिर्फ वो प्रिपरेशन नहीं हो रही होती, आपके दिमाग में और भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं जो आपको झेलने होते हैं। किसी ने एक बात बोल दी, आप 4 दिन तक सोचते रहोगे। मैं भी सोचती थी, और हर बच्चा सोचता होगा। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि किसी की कही हुई बात तुम्हें हर्ट ना कर सके। अपने आप को बंद कर लो, अपने दिमाग को बंद कर लो, उनकी बातें सुनो ही मत, उसमें लग जाओ पूरा। सराउंडिंग्स को इग्नोर करना सीख जाओगे तो सब कुछ सीख जाओगे। सब कुछ, और ये आगे जाके भी बेनिफिशियल होगा। आपके इस पॉइंट से मेरे को एक सवाल याद आया, मतलब बहुत सारी फीमेल्स जो अपनी तैयारी करती हैं वो शादीशुदा हैं। हाँ। उनके बच्चे हो गए, अब हस्बैंड भी हो गए, सासू माँ तैयारी नहीं करने दे रही है ना। मतलब मेरे पास तो वो आते हैं ऐसे कि सर ये हो रहा है आज नहीं करने दे रहे, सर कैसे तैयारी करूँ, सर भाग जाऊँ क्या, ऐसे तक आते हैं रिप्लाई। तो क्या जवाब दे उनको, मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखो, मैं ये अब 80-20 की हम जैसे बात कर रहे थे, तो 80-20 ऐसे लोगों के लिए थोड़ी एडवांटेजेस होती है, क्योंकि उनके पास, देखो मैं एक रियलिटी बात ये है कि जितनी जिम्मेदारी एक लड़की उस घर में उठा रही है ना, लड़के को उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। अब लड़की किसी और के माँ बाप के साथ रह रही है तो उसको उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। वो लड़का हमेशा से रह रहा है, उसको सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इसको देख के भी बनाई गई है। बट बात ये है कि आपके पास सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इन लॉज का, अपने हस्बैंड का, और बच्चे तो वही संभालेंगे अगर आप पढ़ाई करोगे। कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालो, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिर्फ बच्चे को देखना या कुछ भी देखना। अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करो, अपने इन लॉज से कम्युनिकेट करो, और सबसे अच्छी चीज़ है उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस।
जो बिल्कुल, ऐसी हाँ। मैरिड हैं, मैं आपको सच बताती हूँ, आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हो कभी कभी, रिकॉर्डिंग्स देखो आराम तो से, आप live। रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हो। आप अपनी स्पीड पे, मैं 2x पे पढ़ती थी रिकॉर्डेड बिल्कुल, वो क्लासेस को, सबका अलग 2x अलग पे, होता है, हाँ। और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाओ साथ साथ। रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप देखोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो ऐसी मदर्स हैं या जो शादीशुदा हैं, उनके लिए बेस्ट चीज़ है रिकॉर्डेड क्लासेस। आप उनसे तैयारी कर सकते हो मेरे हिसाब से। बिल्कुल मैम। तो मैम अगर एक लास्ट मोटिवेशन देना हो सिलेक्शन के लिए, ऐसा कुछ की बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? देखो, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन ये है, 2 चीज़ों से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। पहली चीज़ सैलरी, मंथ के लास्ट में, मंथ की स्टार्टिंग में जो सैलरी आती है ना, आप सब भूल जाओगे कोई किसने मुझे क्या हाँ, कहा, एक तारीख को किसने जैसे नहीं credit कहा। होगा। सही है। सब भूल जाओगे, एक बार खाता भर जाता है बस, उस टाइम पे तो मैं ऊपर सातवें आसमान पे होती हूँ मैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, कुछ पेशेंट्स से तो पाला पड़ जाता है जो नहीं कोऑपरेट करते, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आपको वो पैसे तो ठीक है, वो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी। एक बार तो मैं आपको बताती हूँ, एक कैंसर पेशेंट थे, उन्होंने पता है मुझे क्या कहा, मैंने क्या किया, उनकी छड़ी उठा के मैंने उनको पकड़ा दी। उन्होंने कहा बेटा 100 साल जीना। मैं क्या करूँगी 100 साल जी के, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं ना वो, तो वो एक बहुत मोटिवेशन का आपके पास सोर्स है कि पैसा भी अच्छा मिल रहा है, लाइफ भी सेट हो गई है, और आपको ब्लेसिंग्स भी इतनी अच्छी मिल रही है। तो अपनी तैयारी करो, ये सारी चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं। बहुत सारे तो ऐसा है ना कि मुहूर्त निकाल के बैठे हैं, कल से करूंगा, मंडे नहीं से नहीं, करूंगा। मुहूर्त का ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है, मैं एक बात याद आ गई मुझे, पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता, बिल्कुल। बस किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो। कोई ये है कि मैं तो इस टाइम पे शुरू करूंगा, 8-10 हुए हैं, हाँ, 8-15 पे से ही शुरू करूंगा। करूंगा, ऐसे 8-15 नहीं से ही होता। करूंगा, 8-15 से पहले नहीं करूंगा कि- बुक खोलो, पढ़ना शुरू 8-7 करो। हो रहे हैं, अभी तो 8 मिनट तो मेरे लिए बची हुई है। नहीं नहीं, ऐसे और नहीं करना देखो, होता। जो भी भगवान भरोसे बैठा है ना, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। हाँ, भगवान भी तो आप हाँ, खुद, हाँ, पहले वो- आप अपनी मदद नहीं करोगे तो वो भगवान आपकी भी मदद क्यों नहीं करेगा? करेंगे। नहीं, वो एक मेरे को तो बहुत अच्छी लाइन, मैं जब से मेरे दिमाग में बैठ गई उसके बाद कि मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि एक गांव में किसी में बाढ़ आ गई, सारे लोग मतलब बह गए, लास्ट के 10 लोग बचे। वो एक पंडित जी थे, भगवान पे बहुत भरोसा था, तो सब लोग, उन 10 लोगों ने बोला कि पंडित जी आ जाओ, सब बहने वाले, गाँव बहने वाला है। पंडित जी बोले नहीं, मेरे भगवान बचाने आएंगे तो मैं आऊंगा। लास्ट 5 लोग बचे, पंडित जी को बोला अरे पंडित जी आ जाओ, 5 लोग बचे, सब बह जाएंगे। पंडित जी बोले नहीं, मेरे भगवान आएंगे तो मैं बचाऊंगा। लास्ट एक आदमी बचा, पंडित जी आ जाओ, लास्ट में ही बचाऊं। इसके बाद गांव बह गया, बोले नहीं, भगवान आएंगे तो ही मैं बचाऊंगा। पंडित जी बह गए, पंडित जी मर गए। ऊपर जाके पंडित जी ने बात की कि सर मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त था, मैं कैसे मर गया, आप मेरे को बचाने क्यों नहीं आए? तो बोले भाई मैं 3-4 बार आ गया तेरे पास, मैंने भेजा है उनको। हाँ, 10 लोगों में हाँ। मैं ही आया था, 5 लोगों में मैं आया था, एक में भी मैं ही आया था। मौका कोई इनविटेशन देके थोड़ी ना आएगा। नहीं, नहीं। यही मौका है, इस मौके को अगर, और देखो 2025 में कितनी वैकेंसी, आप ही अरे बताओ। बहुत वैकेंसी, मतलब आप मानोगे नहीं, इतनी वैकेंसी आ चुकी है ना इस साल। तो लास्ट ईयर भी काफी सारी हाँ, वैकेंसीज थी, लेकिन इस मतलब साल 24-25 बहुत आ गई का साइकिल जो है ना, हाँ, ये भर के मुझे आया नहीं है। लगता पहले कभी इतनी वैकेंसी एक कभी साथ नहीं। आई होंगी, हर जगह से वैकेंसी। मैं 2016 से देख रहा हूँ नर्सिंग में, कभी इतनी वैकेंसी नहीं देखी नहीं, मैंने। बहुत वैकेंसी मैं आई है। मतलब बार बार इन बच्चों को बोलता हूँ, सब लोगों को, कि भाई इस साल नौकरी लग जाओ। तुम इस साल ये 2 महीने सब कुछ छोड़ दो, ये इंस्टाग्राम फेसबुक जो चला रहे हो हाँ। छोड़ दो, जो भी कर रहे हो 2 महीने छोड़ दो। मैम 2 महीने सफिशिएंट है नहीं, आप हाँ, बताओ। बिल्कुल है। अगर आप 2 महीने कोई जम के रज पढ़ाई के कर ले- तैयारी कर लिए ना तो हाँ, बहुत है। 2 महीने बहुत है। हाँ, बहुत है। बात ये है कि आपको उस टाइम पे क्या करना है, उसी चीज़ पे फोकस करना है। बाकी जो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ना, वो बाद में भी पूरी हो जाएंगी। मैं आपको खुद अपनी सच्चाई बताती हूँ। मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैंने एक फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने यूट्यूब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के टाइम पे बंद कर दिया। बिल्कुल। सबसे बड़ा डर मेरा ये था कि नहीं सिलेक्शन हुआ ना तो मेरे यूट्यूब चैनल को ब्लेम कर दिया जाएगा कि ये चलाती हाँ। थी, तो इस वजह से नहीं हुआ। तो ठीक पहले है, ही बच गए ना, सही है। तो इस वजह से ही तो फिर मैंने सब बंद कर दिया था। इंस्टाग्राम भी मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन सब बंद कर दिया था। लेकिन आप सब लोग भी यही करो, स्क्रॉल करते रहते हैं ना, जो माइंडलेस, हाँ। 15 मिनट के लिए शुरू होते हैं, 1 घंटा का हो 1 गया, घंटा चला जाता है। वो वेस्ट है। उसमें भी देखना है ना, तो बहुत सारे अच्छी एजुकेशन कंटेंट भी आते हैं जिससे आपके ना माइंड में वो चीज़ जम जाती है। वो उनको फॉलो कर लो, वही उन्हीं को रख लो, अगर वैसे ही करना है बिल्कुल। प्रिपरेशन। बट ऐसा नहीं होता है, स्क्रॉल करोगे तो सारा तरह का कंटेंट तो आपको मैम मिल जाएगा। लास्ट वर्ड्स हो जाए बच्चों के लिए कुछ बढ़िया से। बस जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मैं भी आप में से ही एक हूँ, और ऐसे ही बहुत मेहनत करके, बहुत छोटी छोटी स्ट्रगल, बड़ी बड़ी स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अपने छोटे छोटे सपने पूरे किए हैं, अपने माँ बाप के छोटे छोटे सपने पूरे किए हैं, और आगे भी करूँगी।
तो मैं बस यही चाहूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम नहीं कर सकते, मैं भी एक टाइम पे पता है जो लड़कियां वीडियोस बनाती थी, रील्स बनाती थी नर्सिंग ऑफिसर बन के, मैं हमेशा सोचती थी काश मैं भी कभी ऐसे जा पाऊँ। आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं कभी सपने में सोचा करती थी कि काश मेरा भी कोई ऐसे इंटरव्यू ले, जो कि आज मेरा सपना सच हो रहा है। ऐसे ही मैंने अपने सारे सपने धीरे धीरे पूरे कर लिए हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, तो आप भी अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाता है लाइफ में। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, मैनिफेस्ट करो, उसकी तरफ तैयारी करो, सब हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और देखो लास्ट एक ही लाइन बोलूंगा भाई, है ना, बिल्कुल। देखो मैम ने आपको बहुत सारी बातें बताई, मैं तो आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ, आप जब तक खुद के मन में डिसाइड नहीं करोगे नहीं जीत सकते हो। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। और ये अंधकार बस कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। और यकीन रखिएगा, खुद को अगर आप पे विश्वास, आपको खुद पे विश्वास है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। असफलताएं आएगी, बार बार आएगी, लेकिन जो उनको लड़ता है वो जीत जाता है। वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर, क्या कमी रह गई देखो और सुधार कर, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी की हार नहीं होती। तो ये थे आज हमारे साथ वंशिका मैम, जिनसे मिलकर वाकई में मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। बहुत मतलब एक इमोशनल स्टोरी के साथ साथ एक मोटिवेशन, मतलब बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।